चौधरी रामपाल माजरा जी, बादली से पूर्व मेरे विधायक नरेश प्रधान जी, जिला के अध्यक्ष पहलवान जय भगवान जी, जिला के कार्यकारी अध्यक्ष मंच का संचालन कर रहे रामनिवास सैनी जी, युवा के जिला के अध्यक्ष प्रमोद राठी जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा जी, पूर्व में रहे एसपी श्री राम किशोर जी, पूर्व में रहे चेयरमैन चौधरी इंदर सिंह ढुल जी, मेरे अजीज जितेंद्र राठी जी, कपूर सिंह राठी जी, प्रदेश के लीगल सेल के उपाध्यक्ष जीतराम खन्ना जी, जिला के एससी सेल के अध्यक्ष मास्टर सुखबीर सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री ओम पहलवान जी, हल्का बेरी के अध्यक्ष भाई बलराज जी, झज्जर के अध्यक्ष संजय मातनहल जी, बहादुरगढ़ के अध्यक्ष राजेंद्र चिकारा जी, हल्का बादली के अध्यक्ष भाई रमेश जी, जिला के डीसी सेल के अध्यक्ष महेंद्र जी, जिला के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, महिला के जिला की अध्यक्ष श्रीमती नीलम ढीलों जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, झज्जर जिला के पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में आए हुए पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। हर आदमी देश में प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, क्या चल रहा है, किस राजनेता ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले किसके हक में किसके खिलाफ जा रहे हैं, ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति देखता है। जब विधानसभा का लोकसभा का सेशन आता है तब भी सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी लेते हैं। कौन किसके हक की बात कर रहा है, कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, ये सारे व्यक्ति बैठ कर के आपस में देखते हैं और फिर एक दूसरे से उस पर चर्चा करते हैं कि कौन तुम्हारे हकों की बात कर रहा है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, हमारे झज्जर की मीटिंग का भी पूरे प्रदेश के लोगों में एक जानकारी आए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झज्जर जिले की बैठक थी कार्यकर्ताओं की, जिसने एक जलसे का रूप धारण कर लिया था। और आपके उत्साह और जोश को सारे प्रदेश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि झज्जर के लोगों का, झज्जर के कार्यकर्ताओं का क्या फैसला है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबके पास टेलीफोन है और आप सब सारा दिन लाइव रहते हो,
तो अपनी ये मीटिंग भी लाइव जानी चाहिए पूरे प्रदेश में, देश में। इसके लिए सारे अपने अपने फ़ोन निकालो और फ़ोन निकाल करके इसको लाइव करना शुरू करो। ताली नहीं, फ़ोन निकालो भाई और फ़ोन पे लाइव करो। लाइव करो भाई, लाइव करो रे। साथियों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले थे, सबने आपके सामने प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, इस 10 साल में भाजपा का राज बनने के बाद किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले क्या क्या वायदे किए, कौन से वायदे पूरे किए, ये सारी की सारी बातें मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने आपके सामने रखी थी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। पच्चीस तारीख को 25 मई को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। और ये लोकसभा का चुनाव जो है, इसका अपना एक महत्व है। लोकसभा के चुनाव के बाद अक्टूबर के महीने में हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होगा। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर अगर आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा, आप ज़्यादा सीटें जीतोगे, तो फिर विधानसभा में हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो ये कह रहे थे हम तो 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम हैं, आज उनकी हवा निकली हुई है। आज उनके किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अखबार के माध्यम से भी इस किस्म का बयान दे दे कि पार्टी मेरी जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगा। हैरानी की बात है, कांग्रेस के लोगों ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन जो जो चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, कांग्रेसी अखबारों में बयान देते हैं और कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया था, कह रहे थे शैलजा और सुरजेवाला बड़े नेता है, कह रहे थे ये दोनों चुनाव लड़े लोकसभा में। अगले दिन शैलजा जी का बयान आता है, वो कहती है मैं तो लोकसभा नहीं विधानसभा लड़ूंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा लड़ना चाहिए। जिस आदमी ने रोहतक की चौधर का नारा देख करके कहीं आपको बरगड़ाया था, आज उसकी हालत ऐसी है, मुझे इस बात को लेकर के शंका भी है कि लोकसभा के चुनाव में दोनों बाबू बेटा कहीं रोहतक छोड़ ना दें। दीपेंद्र तो ये कह करके भागेगा कि मैं तो राज्यसभा का मेंबर हूं, और भूपेंद्र ये कह के भागेगा कि मैंने तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। क्योंकि आज इनको इस बात का एहसास हो गया कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का दाव नहीं लगेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, मैं 24 फरवरी से लेकर के और 15 सितंबर तक मैंने हरियाणा प्रदेश के 2000 से ज़्यादा गांवों का भ्रमण किया था।
मैंने एक परिवर्तन यात्रा की थी जो मैंने श्रृंगार से शुरू करी थी और कुरुक्षेत्र की धरती पे जाकर के खत्म किया। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलकर के आए थे। जहाँ 90 हलकों में जाकर के आए थे, मैं 2000 गांव, शहर और कस्बों में गया और उसके साथ साथ 4200 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से मिला था। मैंने जब गांव की हालत देखी, लोगों से मिलकर के पूछा कि बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद क्या फायदे हुए। गांव में मिलने वाले लोगों ने कहा हमारे स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ गई, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, सीएससी है, पीएचसी है, डॉक्टर नहीं है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है, बिजली मिलती नहीं, बिल ज़्यादा आता है, नशे का बहुत प्रकोप है, नशा बहुत बढ़ गया, अपराध बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे मिले, कहने लगे रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। जब मैं कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, अंबाला उन जिलों में गया तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हमारे बच्चे हमारी जमीनें बिकवा करके विदेश चले गए। लोग पूरी तरह से परेशान थे। सबकी जुबान पे एक ही बात थी, कब लोकसभा आए, कब विधानसभा आए, हम इनको सत्ता से दूर करें, सत्ता से बाहर करें। लूट करके खा गए। वहीं जब मैं कांग्रेस के बारे में पूछता था कि कांग्रेस की क्या, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या करता है, तो कहते थे कांग्रेस में संगठन नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, केवल वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा आपके पास अल्टरनेट क्या है। लोगों ने खुल करके कहा कि हमने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का राज देखा, जो सुविधाएं उनके राज में मिलती थी हम वो सुख सुविधा चाहते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में जहाँ कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। साथियों, आज खुल करके एक बात आपके सामने आ गई। मैं हमेशा कहता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है। जैसे भारतीय जनता पार्टी उनको इशारा करती है, उसी को लेकर के आगे बढ़ने का काम करता है। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे कोई और इशू हरियाणा प्रदेश के हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करके बीजेपी को ताकत दी। अब तो सारी बात सामने आ गई। याद करो, जब जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, सबसे ज्यादा इफेक्ट कहीं जाट आंदोलन आरक्षण का था तो झज्जर जिले में था, रोहतक में था, सोनीपत में था, पानीपत में था। यहाँ के लोग 36 जात के साथियों को लेकर के अपने साथ रोजाना धरने में हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते थे। हजारों हजारों माताएं बहनें आकर के बैठती थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस जाट आरक्षण आंदोलन से दूरी बना करके रखी थी। जसिया के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन था। मुझे आंदोलन चलाने वालों की तरफ से समाचार गया। मैं उस वक्त अपोजिशन का लीडर था। सरकार आंदोलनकारियों को डरा रही थी, धमका रही थी, कह रही थी जमीनों की कुर्की कर देंगे, तुम्हारे ट्रैक्टर सड़कों पे चलने नहीं देंगे, जब्त कर लेंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे, पासपोर्ट खत्म कर देंगे। अनेक तरह का डर और भय दिखा रहे थे।
मुझे जसिया के आंदोलन के संचालन करने वाले लोगों का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे आंदोलन में आओ, हमें समर्थन दो। मैं हजारों साथियों के साथ उस आंदोलन में गया और मैंने खुल करके कहा कि मेरे लिए राजनीति बड़ी नहीं है, मेरे लिए अपना समाज बड़ा है। अगर कोई मेरे समाज को गाली देगा, अगर कोई मेरे समाज के साथ बदतमीजी करेगा, अगर कोई मेरी कौम को कहीं अपमानित करने का काम करेगा, तो मैं सारी चीजें छोड़ करके अपनी कौम के साथ आकर के खड़ा हो जाऊंगा। मैंने सब धरनों पे जाकर के समर्थन दिया, खुल करके बोल करके आया। एक भी कांग्रेसी हुड्डा के बेटे ने एक दफा भी हमें मजबूर करने का काम किया था। लेकिन साथियों, अब जब लोकसभा का चुनाव आया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पोल खुल गई। आज स्पष्ट हो गया कि हुड्डा भी उस जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने वालों के साथ खड़ा था। आपने वीडियो देखा होगा, पिछले दिनों राजकुमार सैनी कांग्रेस के दिल्ली के हेड ऑफिस में गया, खड़गे और राहुल गांधी के साथ खड़ा होकर के फोटो खिंचा करके कहता है मैं कांग्रेस का समर्थन करने आया हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पत्रकारों ने जब जाकर के पूछा कि राजकुमार सैनी जिसने हरियाणा के अंदर आपसी भाईचारे को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी, आप क्या कहना चाहोगे? आज वो कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। तो पत्रकारों से कहने लगा मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है, ये कांग्रेस के ऊपर के लोगों का फैसला है, मैं इसका जाकर के विरोध करूंगा। अखबार में सफेद झूठ बोला, मीडिया में सफेद झूठ बोला। जब पत्रकारों ने जाकर के राजकुमार सैनी से पूछा कि सैनी साहब आपकी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात हुई, उस राजकुमार सैनी ने बड़ा स्पष्ट किया कि पहले हुड्डा ने अपना दूत मेरे पास भेजा था जयप्रकाश को, उसने आकर के मेरे से सारी बात करी थी और उसने कहा था कि हमें मिलकर के बीजेपी को हराना चाहिए। उसके बाद हुड्डा ने मुझे अपने घर पे स्वयं बुलाया, मैं दिल्ली में उसके घर पे जाकर के उससे मिला और आधा घंटे से ज़्यादा बैठ कर के सारी बातचीत करने के बाद फिर मैं कांग्रेस के हेड ऑफिस में गया। इसका मतलब साजिश में कहीं ना कहीं ये भी शामिल था, अदरवाइज उस राजकुमार सैनी से कैसे हाथ मिला सकता था जो हरियाणा प्रदेश को 35 और 36 जात के नाम पे बांट रहा था। जहां कांग्रेस की पोल खुल गई, वहीं मेरे से पहले आपके सामने रामपाल माजरा जी ने बहुत खुल के बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, इनके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है। सरसा में जिसको उम्मीदवार बनाया वो कांग्रेस में था। कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अशोक तंवर को अनेक तरह की प्रताड़ना दी थी। मजबूर होकर के कांग्रेस छोड़ गया, नया मोर्चा बना लिया, फिर टीएमसी में चला गया, फिर आप पार्टी में चला गया, बीजेपी में जाकर के चुनाव लड़ रहे। इस हार में टिकट तो रणजीत सिंह को दे दी, जिसका बीजेपी से कोई वास्ता ही नहीं था। मेरे सामने कुरुक्षेत्र में जिसको मैदान में उतारा है, उसके लिए तो देश का प्रधानमंत्री 2014 के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर कह रहा था कि मैंने तिजोरी के अंदर चांदी देखी है, सोना देखा है, रुपए देखे हैं, पैसे देखे हैं, लेकिन इस देश के अंदर एक ऐसी तिजोरी भी है जिसमें कोयला रखा हुआ 40,000 करोड़ का। ये नवीन जिंदल कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था। इसके बारे में मोदी ने 2014 में कहा था ये कोयले का चोर है। ये कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे।
एक एक पाई की वसूली करेंगे, खजान कैसे अलॉट हो इस बात की जानकारी लेंगे, और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश को लूटने का काम किया जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। ये मोदी का स्वयं का बयान था, लेकिन देश को लूटने वाले लोगों को जेल भेजने की बजाय चंद मिनट पहले अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे करके कह दिया कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो। मुझे किसी साथी ने बताया कि इन्होंने एक मशीन अपने वहां पार्टी के हेड ऑफिस में रखी है, वॉशिंग मशीन। जितने भी इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने इस देश को लूटने में बड़ी भूमिका निभाई है, ये उनसे चंदा वसूली करते हैं और फिर उनको कहते जाओ जाकर के चुनाव लड़ो। चंदा वसूली करने के बाद उनको उस मशीन में डाल देते हैं और उस मशीन के अंदर 35 मिनट रखने के बाद बाहर निकालते हैं। पहले कहते हैं कोयला चोर, फिर कहते हैं कोयला चोर नहीं है, कोई नूर बन गया। अब उसे कोई नूर बना करके भेजा है। मैं कुरुक्षेत्र के 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के साथियों से मिलकर के आया हूं, आम लोगों से मिला हूं। वहां आम चर्चा है इस बात की कि जिसको बीजेपी ने कोई नूर बना करके भेजा है, हम इसको फिर कोयला बना करके भेज देंगे। साथियों, अभी बात चल रही थी, नरेश शर्मा जी कह रहे थे, मैं रोहतक के अंदर जब कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा था, वहां जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, वहां सब ने एक सामूहिक निर्णय लिया, एक प्रस्ताव रखा, जहां हम सब ने चौधरी नफे सिंह के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जहां हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, जहां हम उनकी पार्टी के प्रति किस तरह से समर्पित थे, क्या उनकी सोच थी, उस पर जब चर्चा कर रहे थे, तभी एक प्रस्ताव आया कि चौधरी नफे सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब हम उनके परिवार के किसी सदस्य को पार्टी की तरफ से टिकट देकर के उसका सम्मान करने का काम करें। मेरा चौधरी नफे सिंह जी का बहुत साथ रहा है। हम दोनों ने लंबे समय तक 4-4.5 साल तक पार्टी का संगठन कैसे खड़ा हो, कैसे पार्टी मजबूत हो, इसके लिए काम किया है। हम दोनों उस वक्त साथ काम करने लगे थे जब पार्टी जीरो पे खड़ी थी। हर व्यक्ति ये कहता था अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो जाएगी, अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा फिर नहीं उभर पाएगी, पार्टी टूट गई है, पार्टी में अब कोई बचा नहीं है। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी नफे सिंह को पार्टी की जिम्मेवारी दी थी और हम दोनों की जिम्मेवारी लगाई थी कि हम दोनों मिलकर के पार्टी के संगठन को खड़ा करने का काम करें। इतनी बड़ी कैपेसिटी थी उनमें काम करने की, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादा चिंता करते थे पार्टी की, आप सोच ही नहीं सकते। जब भी हम आपस में मिलते थे केवल एक ही चिंता होती थी, फलाने साथी को फिर से पार्टी में शामिल किया जाए, संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए हमें गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड के लोगों से जाकर के संगठन से जोड़ने का काम करना चाहिए। जहाँ की सरकार की छोटी मोटी कोई बेकायदगी होती थी उसको कैसे उजागर करें। मैं जब यात्रा पे निकला था, एक दिन भी चाहे किसी किस्म की तकलीफ रही उनको, चाहे कभी बुखार चढ़ा, कभी छाले पड़े, चाहे कोई घर के जरूरी काम भी आए, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करके पूरे समय मेरे साथ यात्रा में साथ रहे, संगठन को खड़ा किया। जहाँ हमने संगठन को डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, फिर आपके हल्का के स्तर पे, उनकी सोच थी कि जोन के स्तर पे भी संगठन खड़ा हो। उन्हीं की सोच थी कि गांव-गांव के अंदर, बूथ के स्तर के ऊपर भी संगठन बना लिया जाए।
हम उस काम को आगे बढ़ा रहे थे। सत्ता में बैठे लोगों को तकलीफ हो रही थी। इन सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह के घिनौना काम किया है, जो उनकी सोच थी, मैं सरकार को आपके माध्यम से आज एक बात कहना चाहता हूं। हमारे से एसपी और डीसी ने 7 दिन का समय मांगा था। काफी लंबा समय बीत गया। बीच बीच में मुझे एसपी डीसी टेलीफोन करके कहते थे, चौधरी साहब हम लगे हुए हैं, हम हर हालत के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी करके रहेंगे। उसके बाद तो झज्जर को कमिश्नर ही बना दिया गया। अब तो ये भी कोई बहाना नहीं हो सकता कि हमारे पास फोर्स की कोई कमी है। अब तो अफसर भी ज्यादा आ गए। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि हफ्ते का टाइम और देते हैं, या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिन लोगों ने इस घिनौने काम को करवाया, साजिश रची है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जो बचे हुए लोग हैं, जो शूटर हैं, उनको पकड़ा जाए। अन्यथा सबसे पहले बहादुरगढ़ के लोगों के बीच में जाकर के शहर को बंद करेंगे एक दिन के लिए, सांकेतिक। एक दिन बहादुरगढ़ शहर को बंद रखेंगे। उसके बाद भी अगर इनको इस बात से थोड़ी बहुत भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, तो फिर झज्जर में आकर के झज्जर के लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप भी एक दिन बंद रखो। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आई तो फिर एसपी और डीसी के घर का घेराव करेंगे, दफ्तर का घेराव करेंगे। इनको इन दफ्तरों में बढ़ने नहीं देंगे। आज आपने भी एक प्रस्ताव पास किया है। नरेश शर्मा जी ने जब आपके सामने प्रस्ताव रखा कि नफेद सिंह जी के परिवार के किसी सदस्य को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए, मैं और प्रधान जी आपकी भावनाओं को, चौटाला साहब को 6 तारीख को मिलेंगे। चौधरी देवीलाल जी की जयंती है। 6 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे आप सब साथी, पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर जहाँ यहाँ पे श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करो, वहीं आप सारे के सारे संघर्ष स्थल दिल्ली भी पहुँचना। 9 बजे का समय है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सारे 9 बजे दिल्ली भी आओगे। उसी दिन हम चौटाला साहब से मिलेंगे, उनको सारी बातों से अवगत करा देंगे। फैसला हाईकमांड ने लेना है। आपकी भावनाएं उन तक पहुंच जाएगी। और चौटाला साहब ने तो सदैव जो कार्यकर्ता की भावनाएं होती थी, जो कार्यकर्ताओं की इच्छाएं होती थी, उन्होंने उन्हीं के अनुरूप हमेशा फैसले लेने का काम किया है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि चौधरी नफेद सिंह के प्रति हमारी अगर सच्ची श्रद्धांजलि कोई होगी, तो जो वो उनकी सोच थी, उस सोच को हमें पूरा करना है। हमें बूथ के स्तर के ऊपर अपने संगठन को मजबूत करना है। हमें अपना बूथ जीतना है। अगर कार्यकर्ता ये सोच करके, ठान करके जाए कि मैंने अपना बूथ जीतना है, तो फिर बूथ के साथ साथ गांव जीत जाओगे, शहर जीत जाओगे, कस्बा जीत जाओगे, लोकसभा का चुनाव जीत जाओगे और विधानसभा में अपनी सरकार बना लोगे। सरकार बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? सरकार बनाना चाहते हो तो इस लोकसभा के चुनाव में कड़ी मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से इस चुनाव को जीतने का काम करना। यही बात आपसे कहने आया था। आप सब ने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।